जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को आपको दोस्तों डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और हिंदी साहित्य का ऐप भी दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए एक ऐप बनाया है अलग से, तो इस हिंदी साहित्य के ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर पीडीएफ नोट्स आपको परचेस करना है या फिर किसी भी कोर्स में आपको भाग लेना है तो दोस्तों आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के लिए दिवाली ऑफर आया है दोस्तों आपके लिए, अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। और आगे भी दोस्तों अगर आप हिंदी साहित्य के लिए टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी या फिर एंटी ग्रेड एग्जाम के लिए फोकस करना चाहते हैं या फिर एचपी टेट, एचटेट एग्जाम के लिए, पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य के लिए दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा ऑफर आपके लिए आ रहा है कि आपको दिवाली ऑफर है। और ऑफर है कि 1200 में 12 महीने तक आप हिंदी साहित्य का निरंतर अध्ययन कर सकते हैं, लाइव क्लासों के माध्यम से, रिकॉर्डेड कोर्स के माध्यम से। और दोस्तों टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा करके आप इस हिंदी साहित्य का अध्ययन बहुत अच्छे से और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो देर ना करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और इस हिंदी साहित्य के दिवाली ऑफर को दोस्तों फॉलो करके इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही यूपीएलटी ग्रेड के हमारे जितने भी साथी हैं हिंदी साहित्य वाले, वो सभी साथी इस कोर्स में एडमिशन लेकर के अध्ययन करें। और दोस्तों इस हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है, इसमें आपको एडमिशन लेना है, जिसमें आपके लिए दोस्तों रिकॉर्डेड कोर्स भी रहेगा, लाइव क्लासें रहेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन, डाउट्स वाली क्लासें भी रहेंगी। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवाना है तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का ये प्रिंट आउट मात्र आप 750 में दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? सभी लोग बताएंगे। सभी साथियों के लिए राम सर जी, नमस्कार, हमारे राम सर जी आ गए हैं और राम सर जी को भी बहुत बहुत दोस्तों शुभकामनाएं देते हैं। हमारे राम सर जो कि हमारे परम मित्र हैं, शुभकामनाएं देते हैं धनतेरस की, और आप सभी को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है, ये आपको बताना है। मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान या फिर कौशल्या वैसंत्री, ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। आपको पता है कि आज हम कोई भी दोस्तों काम करते हैं, ओम का एक मूल मंत्र है, ओम एक मूल मंत्र जिसका हम नाम लेते हैं। और यहां पर याद रख लेना कि जूठन, जूठन यानी कि दोस्तों ये जो आत्मकथा है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि आपका दोस्तों जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना? ये टीजीटी, पीजीटी एग्जाम में ये पूछा गया था दोस्तों। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है, ये आपको बताना है। छल, स्मृति, पुलक या फिर रोमांच को? तो प्रश्न क्रमांक 52 में आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक कर देना है और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और आपने देव को पढ़ा है दोस्तों। देव हिंदी साहित्य में रीति काल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और दोस्तों इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। और अभी तक अपन ने संचारी भावों की संख्या 33 पढ़ी थी, लेकिन एक 34वां संचारी भाव माना, और वो माना है किसने? आचार्य देव कवि ने, और वो माना है किसे? छल को। यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। शकुंतला नाटक करने से क्या नहीं आती? प्रश्न क्रमांक 53 का सीधा ट्रैक पर भेजते हैं हम आपको। शकुंतला नाटक ये किसकी रचना है, ये सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर बताइए। विवेक यादव जी, राहुल राज जी, शकुंतला नाटक ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। जसवंत सिंह की, राम नेवाज या फिर नागरी दास की? प्रश्न क्रमांक 53 लाइक करना है, एक बार जल्दी से शेयर कर देना है। शकुंतला नाटक ये किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 53 में। और 53 का उत्तर हो जाता है दोस्तों कि सर शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, बाज नहीं आती अर्थात नेबाज, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका सही है। संस्कृति के 4 अध्याय, ये कृति बताना है
ये संस्कृति के 4 अध्याय हो या संस्कृत के 4 अध्याय हो, हमें कब पढ़ना है? बोले सर दिन में पढ़ना है। दिन में पढ़ना में संस्कृत के 4 अध्याय, तो दिन में पढ़ना है तो इसके लेखक भी कौन हो जाएंगे? बोले सर दिनकर हो जाएंगे। जन्म कब हुआ था इनका? 1908 में हुआ था। इनकी एक रचना थी उर्वशी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो संस्कृति के 4 अध्याय रचना है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इनको भी अपन को याद रख लेना है। दिनकर जी के बारे में सरोज स्मृति ये किस श्रेणी की दोस्तों रचना मानी जाती है? सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 55 में। राइट आंसर आपको चयन करना है और बताएं, जल्दी से चयन करें। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है? हमारे जितने भी साथी हैं यूपी एलटी ग्रेड वाले हों या फिर टीजीटी पीजीटी की तैयारी जिन्होंने फिर से पुनः शुरुआत कर दी है, तो वो साथी 55 का आंसर बताएंगे। और 55 का आंसर आपने बताया है कि सर सरोज स्मृति ये जो है ये शोक गीत है, हिंदी संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है दोस्तों। और इसके रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर होता है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म हुआ था 1897 में। 1897, कई विद्वान 1899 भी मानते हैं। युग धारा के रचनाकार कौन है? ये आपको चयन करना है 56 का आंसर। युग धारा के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। यानी कि 56 का उत्तर बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आंसर जा रहा है कि सर युग धारा के जो रचनाकार हैं ये रचनाकार है नागार्जुन। कौन है भैया? नागार्जुन है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। युग धारा के रचनाकार नागार्जुन है, सी आपका राइट आंसर। वेरी गुड। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ, अन, औ या फिर अनु? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 57 का आंसर आपको चयन करना है। 57 का आपको राइट आंसर बताना है, लाइक करना है और एक बार जल्दी से शेयर कर देना। अनुवाद में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और राइट आंसर आपको चयन करना है और सीधा आंसर आपका जा रहा है डी नंबर, यानी कि अनुवाद में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो है अनु। क्या है? अनु, यानी डी आपका राइट आंसर। वेरी गुड। कृपण का सही विलोम शब्द क्या है? कृपण का सही विलोम शब्द आपको बताना है। कृपण का जल्दी से बताइए, कृपण का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न क्रमांक 58 में 58 का राइट आंसर बताएं जल्दी से। कृपण का सही विलोम शब्द कौन सा है? जल्दी बताना है। और कृपण का प्रश्न क्रमांक 58 में उत्तर हो जाता है दानी, यानी कि बी नंबर आपका सही है। बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताना है आपको। और यहां पर दोस्तों वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, ये अपन को बताना है। जल्दी से सभी को चयन करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको राइट आंसर बताना है कि वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो अक्षर होते हैं बोले सर वो कहलाते हैं क्या? महाप्राण, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाता है 1 नंबर। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर। महाप्राण आपका सही आंसर हो जाता है। द्वितीय और चतुर्थ जो अक्षर हैं, बात कर लेते भाषा भूषण। और भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। जसवंत सिंह है, भूषण है, मतिराम है या फिर चिंतामणि है? भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जल्दी से एक बार चयन करना है और लाइक करके शेयर जरूर कर देना है अपने मित्रों तक। ये रचना पूछी जाती है दोस्तों, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है प्रश्न क्रमांक 60 में। और
कौन कौन सही बता रहा है? नीतू जी, अनुराग, रश्मि पाठक जी। और सीधा आंसर जा रहा है कि सर जसवंत से में टिक लगा दो, 1 नंबर में आपका सही कर दो। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया? किस छंद में लिखा गया? चौपाई में, दोहा, रोला या फिर घनाक्षरी? रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया, ये भी आपको बताना है। 61 का आंसर भी आपको बताना है। रत्नाकृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया, इसका आंसर आपको चयन करना है। और इसका सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये जो गंगा अवतरण है, सबसे बड़ी बात की इसके रचनाकार रत्नाकर जी है। और इसके दोस्तों ये जो लिखा गया वो लिखा गया रोला छंद में। सी नंबर आपका सही है। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण दोस्तों संग्रहित है, आपको बताना है। महादेवी वर्मा की बात आती है तो छायावाद के 4 आधार स्तंभों में महादेवी जी का नाम आता है। बात आती है जब तो इनके 1907 का अपन को याद करना है कि 1907 में इनका जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का, ठीक है। और दोस्तों महादेवी जी की जब भी बात आती है तो इनकी एक रचना है यामा। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ऐसी एकमात्र कवित्री हैं जिनके लिए दोस्तों किसी रचना के लिए, ठीक है, किसी रचना के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहां पर आपका 62 का आंसर बताना है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मेरा परिवार। मेरा परिवार यानी डी नंबर आपका सही है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मावी व्यक्ति दोस्तों अधिक है? किसमें है? प्रश्न क्रमांक 63 का आंसर, 63 का आंसर आपको प्रसाद में, पंत, महादेवी या फिर निराला में। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्मावी व्यक्ति अधिक है, ये आपको बताना है। दोस्तों बात करें प्रसाद जी की, जन्म हुआ था 1889 में। बात करें पंत जी की, जन्म हुआ था 1900 में। बात करें महादेवी वर्मा की, जन्म हुआ था 1907 में। बात करें निराला की तो जन्म हुआ था 1997, कुछ विद्वान 99 भी मानते हैं, ठीक है। तो इनके जन्म क्रम को भी आपको याद कर लेना। सबसे पहले प्रसाद, ठीक है। प्रसाद के बाद दोस्तों आते हैं कौन? निराला। निराला के बाद पंत, पंत के बाद आती है महादेवी वर्मा। यानी कि ये जो 4 छायावाद के आधार स्तंभ है, इनको क्रमबद्ध भी आपको पता होने चाहिए। और छायावाद के प्रमुख कवियों में जो सबसे ज्यादा गीतों की मधुर वेदना की मर्मावी व्यक्ति हुई है तो वो हुई है महादेवी जी में, जिनका जन्म हुआ था 1907 में। और जब महादेवी साथ हैं तो डर काहे को। एक आपने वो गाना नहीं सुना गया, चले गए थानेदार अब डर काहे को। अब यहां पर जब महादेवी साथ हैं तो अब डर काहे को, ठीक है। तो कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है वो आपको बताना है। कामायनी की जब भी बात आती है 1935 इसका रचना काल है। कई बुकों में आपको 36 मिल जाएगा, लेकिन 1935 माना जाता है। महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। कामना नाटक पर आधारित एक कामायनी दोस्तों महाकाव्य लिखा गया। और कामायनी महाकाव्य की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में प्रथम सर्ग आपको बताना है। तो प्रथम सर्ग इसका चिंता होता है और अंतिम सर्ग इसका क्या होता है? आनंद। अब आपसे मैं कई बार बोल चुका हूं कि इसके पूरे सर्ग आपको याद होनी चाहिए कि कौन से सर्ग, इसके जो 15 सर्ग हैं वो पूरे के पूरे सर्ग आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रवासी के गीत एक किसकी रचना है? प्रवासी के गीत एक किसकी रचना है? जल्दी से आपको बताना। हरिवंश राय बच्चन की, रामेश्वर शुक्लांचल, नरेंद्र शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर। प्रवासी के गीत ये किसकी रचना मानी जाती है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना। एक बार वीडियो को लाइक कर देना अपने मित्रों तक। और जितने भी हमारे साथी हैं टीजीटी पीजीटी वाले, जिनको भी दोस्तों अध्ययन करना है और निरंतर हिंदी साहित्य का अध्ययन करना, आपका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो बिल्कुल भी नहीं चूकना। अभी आपके लिए मात्र 1200 रुपए रखा है दोस्तों, जो सबसे कम फीस है। 12 महीने के लिए वैलिडिटी इसकी रहेगी। 12 महीने तक आप टेस्ट भी लगा पाओगे, ट्रिक से भी पढ़ पाओगे, लाइव क्लासे भी अटेंड कर पाओगे। यानी कि आपको मात्र 100 रुपए महीने के हिसाब से हिंदी साहित्य को पढ़ने को मिल रहा है। तो प्रवासी के गीत इसके रचनाकार कौन है आपसे पूछा गया, और 65 में आपका राइट आंसर हो गया कि सर ये नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है।
ब्रह्म राक्षस ये किसकी कविता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 66 में। और सभी साथी बिल्कुल बहुत अच्छे से दोस्तों दीपावली मना करके और हिंदी साहित्य की पढ़ाई में लग जाना, और जो आपको होमवर्क दिया गया उस होमवर्क को भूलना नहीं है, उस होमवर्क को कवर जरूर करना है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? प्रश्न क्रमांक 66 में आपको बताना है, और 66 का आंसर आपका चला जाता है कि सर ब्रह्म ने राक्षस की मुक्ति कर दी। ब्रह्म ने क्या कर दी? राक्षस की मुक्ति कर दी। ये भी अपन को याद करना है कि ब्रह्मा ने राक्षस की मुक्ति कर दी। तो ब्रह्म राक्षस मुक्ति कर दी तो मुक्ति बोध, मुक्ति कर दी तो मुक्ति बोध। कोई ऐसा साथी है जो मुक्ति बोध का जन्म बताएगा कि इनका जन्म कब हुआ था? देखते हैं कौन से किस किस को इनका जन्म है। मैंने कई बार आपको बताया था, कौन बताएगा मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से आपको बताना है। यहां पर आते हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय 1913 माना जाता है दोस्तों। कई बुकों में आपको 12 मिल जाएगा, लेकिन करुणालय 1913 है। ठीक है, तो यहां पर हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य आपको बताना है कौन सा? अनंत है, प्रभात है, करुणालय है, या फिर पंचवटी प्रसंग है। तो यहां पर आपका सीधा सीधा आंसर गया कि सर करुणालय। बहुत बढ़िया बीनू जी, राहुल राज जी, वेरी गुड। 1917 में जन्म हुआ था मुक्ति बोध का, 1917 में, है ना। और यहां पर आपका करुणालय ये गीति नाट्य है, और ये गीति नाट्य दोस्तों कहां का? 1913 का है। आपको कई बुकों में 1912 भी मिल जाएगा, लेकिन इसको 13 माना जाता है। ठीक है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, वो नाटक कौन सा है धर्मवीर भारती का? फटाक से आपको चयन करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर लेना, अपने मित्रों तक शेयर कर लेना, मजा आ जाएगा। धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के दोस्तों ये जो है आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 68 है। और धर्मवीर भारती का अपन ने पढ़ा है कि सर धर्म के बिना तो अंधा है युग, अंधा है युग। काय के बिना? धर्म के बिना तो अंधा युग। धर्मवीर भारती, ये भी अपन को याद कर लेना। ये इनका नाटक महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल इसका अर्थ प्रस्तुत किया गया, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। धनिया झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? आपको बताना है। प्रेमचंद की बात आती है तो दोस्तों इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। उर्दू में ये नवाब राय नाम से लिखते थे। कौन? प्रेमचंद जी। जब इनकी सोजे वतन उर्दू दोस्तों कहानियों का संग्रह सोजे वतन जब इनका दोस्तों जब्त हो गया तो दया नारायण निगम ने इन्हें नाम दिया प्रेमचंद, और ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगे दोस्तों। ठीक है, और प्रेमचंद जी की अगर बात करें तो एक इनका अधूरा उपन्यास पूछा जाता है, और वो उपन्यास है मंगलसूत्र। और धनिया झुनिया का पूछा गया, यानी कि 69 का उत्तर आपसे पूछा गया, तब आपका उत्तर होता है गोदान। धनिया झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं, और गोदान का रचना काल भी आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ। एक क्वेश्चन आता है कि किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है, और आपको बताना है कि इसका रचना काल क्या है। गोदान का रचना काल क्या है? भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती यानी कि 1877। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कौन सा आता? परीक्षा गुरु 1882। लेकिन भाग्यवती के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से बताएं प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर। और बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने बताए हैं, वेरी गुड। भाग्यवती के जो रचनाकार हैं बोले सर भगवान पर श्रद्धा रखो, भाग्य जरूर खुलेगा। अपन बोलते हैं हमारा तो भाग्य खुल गया, लॉटरी लग गई, है ना। ये श्रद्धा राम फिल्लोरी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरत चंद्र के जीवन पर, बंकिम चंद्र के जीवन पर, रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन पर, या फिर विभूति भूषण बंदोपाध्याय के जीवन पर? आवारा मसीहा यानी कि विष्णु प्रभाकर, बहुत बढ़िया जिज्ञांशु गुप्ता जी, विष्णु प्रभाकर
और ये शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है, यानी कि आपका उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा में दोस्तों लिखा गया, आपको बताना है किस विधा में लिखी गई। एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की जब भी बात आती है तो इनका जन्म हुआ था 1907 में, 7 में जन्म हुआ था हरिवंश राय बच्चन का, 7 में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा का, 7 में जन्म हुआ था दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये 7 का चक्कर है। बोले सर जब जेब में हजारों हो तो हजारों मिलेंगे साथ देने वाले, जब जेब में हजारों हो तो हजारों मिलेंगे साथ देने वाले, और जब जेब में 0 सन्नाटा हो तो कोई नहीं पूछेगा। ये ध्यान रख लेना, जब जेब में हजारों हो तो हजारों मिलेंगे देने वाले। इसलिए दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, यानी कि 72 का क्वेश्चन आपको चयन करना, और ये आत्मकथा है। लेकिन क्वेश्चन यहीं बंद नहीं हुआ, एक क्वेश्चन आपको भी बताना है कि जो हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, जो हालाबाद के प्रवर्तक थे, जिन्हें क्षय रोमांस का कवि कहा जाता है ना, और दोस्तों इनकी जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है, तो पहले ही बता दिया जिज्ञांसु जी ने कि सर ये 4 भागों में है। बहुत बढ़िया आंसर। उन्मीलन का विलोम शब्द चुनिए, उन्मीलन का विलोम क्या होगा, उन्मीलन, निमीलन, मीलन या फिर विमीलन, यानी कि 73 का आंसर आपको चयन करना है। 73 आपको बताना है कि 73 का आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर क्या हो जाएगा। उन्मीलन का विलोम शब्द चुनिए, और उन्मीलन में आपका सीधा सीधा आंसर, कई बार आया ये क्वेश्चन दोस्तों, ये विलोम शब्द जो है कई बार आया है, और आपने बिल्कुल सही बताया कि सर निमीलन में लगा दो, बी नंबर में टिक लगा दो। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है, रामलीला, गद्य भाषा, नाट्य भाषा या फिर काव्य भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा की बात करते हैं दोस्तों, जब अपन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं कि सर अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिलाकर के जो बनती है वो पिंगल बनती है, पिंगल। आपको पता आदिकाल में डिंगल और पिंगल शैली अपनाई गई दोस्तों, ठीक है, डिंगल और पिंगल भाषा ये शैलियां थी, इन्हें भाषा माना गया। आपको पता है कि दोस्तों जो ब्रज भाषा है ये काव्य भाषा के रूप में बहुत प्रसिद्ध थी, और ये काव्य भाषा यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा कि सर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत ये आती है, कौन सी, ब्रज भाषा। और अपन ने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, तो कानों से कन्नौजी, ब्रज से ब्रज, खड़ी से खड़ी, और बुंदेली से बुंदेली, और हरि से हरियाणवी। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, खड़ी बोली को क्वरबी कहा जाता है। इनको याद कर लेना। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, प्रश्न क्रमांक 75। जल्दी जल्दी से बताएं, लाइक जरूर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, और बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों अध्ययन आपको अगर करना है तो आप कोर्स में एडमिशन लेकर के निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा, एक क्वेश्चन पूछा गया। भाषा विज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और भाषा विज्ञान के जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में, और जब कई बार आ चुका है तो इसको हम याद भी कर लेंगे, और कई लोगों को याद भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वियोगात्मक। वियोगात्मक यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर। अब यहां पर आते हैं, चाक किसका उपन्यास है, चाक किसका उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद का, लोचन प्रसाद पांडे का, मैत्रेयी पुष्पा या फिर राम नरेश त्रिपाठी का। चाक, चाक मैंने आपको कई बार बताया था कि जब आप बचपन में थे, जब बचपन में थे आप, तो बचपन में क्या करते थे, चाक से मित्रता करते थे। माँ साहब आपको बोर्ड में लिखाते थे, छोटे छोटे टुकड़े जो गिर जाते थे नीचे, उन चाक को आप उठा करके घर में अपने कंपास में रख के ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे, ईमानदारी बता देना। जब आप पहली दूसरी KG1 KG2 में पढ़ते थे, है ना, माँ साहब बोर्ड में आपको लिखवाते थे, पढ़वाते थे कुछ, और ये चाक के टुकड़े छोटे छोटे गिर जाते थे, आप चाक से मित्रता करते थे और इनको उठा करके ले जाते थे। ये चाक उपन्यास है, और चाक से हम क्या करते थे, मित्रता, तो मित्रता से हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा का ये उपन्यास है। अगला देखो,
बामन दास किस उपन्यास के पात्र हैं? प्रश्न क्रमांक 77 का आंसर आपको बामन दास बताना है। नीतू गुप्ता जी, राधिका जी, कल्पना जी बताइए प्रश्न क्रमांक 77 का आंसर। 77 बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है, ये आपको बताना है। 77 नंबर में उत्तर बताना है बामन दास, और बामन दास का सीधा सीधा आंसर आपको बताना है। बहुत बढ़िया आंसर है कि सर अगर आपने बामन दास पूछा है तो बामन दास यानी कि मैला आंचल। मैला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। और ये मैला आंचल दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के रचनाकार, इसके पात्र हैं बामन दास। आपका उत्तर डी की तरफ चला गया, बहुत बढ़िया आंसर। मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? त्यागपत्र की, नूतन ब्रह्मचारी, कंकाल या फिर झूठा सच? सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। रेखा जी, त्यागपत्र आपको पता है जैनेन्द्र कुमार का है। नूतन ब्रह्मचारी अपन ने पढ़ा था, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट है। कंकाल तो आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद का है। झूठा सच की बात करें तो यशपाल का, ये भारत विभाजन पर आधारित दोस्तों ये उपन्यास है झूठा सच। लेकिन मृणाल किस उपन्यास की दोस्तों पात्र है? 78 का उत्तर आपको चयन करना है, और सीधा आंसर चला गया कि सर ये त्यागपत्र की पात्र हैं, और त्यागपत्र की जो रचनाकार हैं वो कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, बहुत बढ़िया। शेष कादंबरी एक किसका उपन्यास है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 79 में शेष कादंबरी। शेष कादंबरी बोले सर अलका का पलका शेष रह गया है ना? अलका का पलका शेष रह गया। शेष बोले पूरा सामान आ गया, ग्रुप से पूरा सामान उठा गया? बोले सर हाँ आ गया, लेकिन सिर्फ अलका का पलका शेष रह गया। शेष बोले क्यों रह गया? क्योंकि वो कदम पर डला था, कदम, ठीक है। तो ये शेष रह गया क्या? अलका का पलका। तो अलका से सराबगी, अलका सराबगी, और शेष रह गया तो शेष कादंबरी, यानी कि आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। जिंदा मुहावरे ये किसका उपन्यास है? जिंदा मुहावरे उपन्यास के रचनाकार कौन है? और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, हिंदी साहित्य ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, और जिनको एडमिशन लेना है वो संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर भी दिया है, आप लोग संपर्क करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं निरंतर अध्ययन के लिए, जहां पर हिंदी साहित्य एक दोस्तों इकलौता विषय है जिसे पढ़ाया जाता है। जिंदा मुहावरे एक किसका उपन्यास है? प्रश्न क्रमांक 80 का, और 80 में सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर 80 में अगर लगाना है तो मुहावरे बोले ना सिरा यानी ना सिरा सिरमा, ठीक है। बोले कितने मुहावरे पढ़ते जाओ इनका कोई सिरा ही नहीं मिलता सर, है ना? नाक में दम करना, नाक का बाल होना, बोले सर ऐसे मुहावरे पढ़ते जाओ लेकिन इनके ना सिरा, इनका कोई सिरा नहीं, यानी कि ना सिरा, ठीक है। तो जिंदा मुहावरे ना सिरा शर्मा, ये नंबर सही है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताएं। 81 का प्रश्न आपको बताना है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है? सभी लोग बताएंगे। 81 का आपको चयन करना है। राधिका जी बताइए, आकाश जी, आस्था जी, रमेंद्र जी बताएं प्रश्न क्रमांक 81 में, और 81 का सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है, क्या जा रहा है? बोले सर निस्सहाय हिंदू। अब निस्सहाय हिंदू ये क्वेश्चन आया था कि इसके रचनाकार, ये पीजीटी में क्वेश्चन आया था या टीजीटी में आया था कि निस्सहाय हिंदू के रचनाकार कौन है? ये मुस्लिम समाज का इसमें चित्रण हुआ है। अब आपने बताया कि सर इसके रचनाकार राधा कृष्ण दास हैं, और इसमें दोस्तों ये पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ, निस्सहाय हिंदू, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट है बामा शिक्षक उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? बामा शिक्षक ये किसका उपन्यास है? सभी लोग बताएंगे बामा शिक्षक किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, या फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण, यानी कि 82 का आंसर आपको चयन करना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और उत्तर क्या हो जाएगा बताएं प्रश्न क्रमांक 82 में, और 82 का सीधा सीधा आंसर जा रहा है
क्या कि सर बामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। बोले सर शिक्षक भी कल्याण कर देता है, शिक्षक क्या कर देता है, कल्याण कर देता, कल्याण, ठीक है, कल्याण हो गया अपनी क्लास से कई लोगों के टीजीटी में सीधा सीधा सिलेक्शन, ठीक है। यहां पर कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, बताइए रंजना जी, कल्पना जी, वीरेंद्र जी, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, इरावती, मंगल सूत्र, चोटी की पकड़ या फिर रत्ना की बात, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। 83 का प्रश्न आपको चयन करना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है। और प्रश्न क्रमांक 83 में इरावती है, मंगल सूत्र है, चोटी की पकड़ भी है, तो कौन सा नहीं है, बोले सर ये रत्ना की बात ये नहीं है, बाकी इरावती है, ठीक है, और दोस्तों मंगल सूत्र भी है, चोटी की पकड़ भी है निराला का, इरावती जयशंकर प्रसाद का, मंगल सूत्र प्रेमचंद का, चोटी की पकड़ निराला का, ये उपन्यास अधूरे माने जाते हैं, ठीक है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है, नायिका आपको बताना है मृणालिनी, बुधिया, सिलिया या फिर निर्गुनिया, यानी कि 84 का आंसर। बताइए कुरैशी जी, बताएं, यहां पर आपको बताना है कि नाचो बहुत गोपाल यानी कि 84, और 84 में इसकी जो नायिका है वो नायिका का नाम आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएं, लाइक करते जाएं और दिवाली को बहुत अच्छे से मनाएं, ताकि आपके जीवन में भी ये जो रोशनी है वो आ जाए। वैसे तो रोशनी है और ज्यादा रोशनी आ जाए, ठीक है। तो यहां पर नाचो बहुत गोपाल ये उपन्यास की नायिका कौन है, प्रश्न क्रमांक 84 में, और 84 में आंसर होगा निर्गुनिया, यानी आपका जो डी नंबर है निर्गुनिया, ये बिल्कुल सही है, ये नाचो बहुत गोपाल। अब नाचो बहुत गोपाल के रचनाकार कौन है, राहुल राज जी, रचनाकार कौन है बताइए। मुन्नी मोबाइल ये किसका उपन्यास है, 85 का आंसर, मुन्नी मोबाइल ये किसका उपन्यास है, महुआ माझी का, प्रदीप सौरभ का, या फिर बताना है तुलसी राम का, या फिर नागार्जुन का। मुन्नी मोबाइल के रचनाकार कौन है, और सही सही आंसर जा रहा है कि सर मुन्नी मोबाइल पूछा है, तो मुन्नी मोबाइल यानी कि इसके रचनाकार हैं प्रदीप सौरभ, प्रदीप सौरभ, बी नंबर आपका सही है, बी नंबर आपका राइट है, प्रदीप सौरभ आपका बिल्कुल सही है। आज बहुत पानी गिरा एक ऐसा वाक्य है, आज बहुत पानी गिरा यह कैसा वाक्य है, साधारण है, मिश्र है, संयुक्त वाक्य है, या फिर उपवाक्य है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। प्राइमर वीडियो डरेंगे कुरैशी जी, बिल्कुल, आज बहुत पानी गिरा एक कैसा वाक्य है, 86 का आंसर, और 86 में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो है ये साधारण वाक्य है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रख लेना, ये साधारण वाक्य है, एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कल जाएंगे हम अपने गांव, कल, ठीक है, उसके बाद आपको प्राइमर वाले वीडियो मिलेंगे सारे के सारे, समय टू समय 9 बजे भी आएगा, सुबह 9:30 बजे भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल सुनीता रानी जी, पंजाब मास्टर कैडर के लिए भी है, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है, डींगे हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या फिर अल्प विद्या भयंकर होती है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है, 87 का आंसर आपको चयन करना है। 87 का आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि सर ये जो नीम हकीम खतरे जान यानी कि अल्प विद्या भयंकर होती है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट आंसर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, इसमें कौन सा, कई बार पूछा गया इसमें कि बिना पग के भी चल रहा है और बिना कान के भी सुन रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है। जब दोस्तों कारण ना होते हुए भी कार्य हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, कारण ना होते हुए भी कार्य, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, बोले सर विभावना। एक इसकी दोस्तों ये उदाहरण भी पूछा जाता है और उसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कि कारण है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है,
और इसके उल्टे जो होता है कि कारण दोस्तों, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा। जैसे अपन पढ़ते हैं कि जल बीच मीन प्यासी, तो कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा तो कौन सा अलंकार होगा, और कारण नहीं है और कार्य हो रहा है तो कौन सा होगा। देखो कारण नहीं है और कार्य हो रहा मतलब विभावना अलंकार, यही ये क्वेश्चन आया था और चकरा के बहुत सारे लोग विभावना अलंकार लगा गए, जबकि इसमें कौन सा अलंकार लगा रहा है कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता, जहां पर वहां पर कौन सा अलंकार होता, बताइए सभी लोग बताएं। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, काव्य के आनंद से जो दोस्तों, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया आंसर है कि सर इसमें विशेषोक्ति अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है कि कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, और कारण नहीं है और कार्य हो रहा है। दोनों क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करते, बहुत अच्छे से समझ के और अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है ना। और यहां पर काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं सुरेश जी, प्रश्न क्रमांक 89 का उत्तर, और उसे कहते हैं रस। और रस भरत मुनि ने 8 रस माने, कौन सा रस नहीं माना, शांत रस नहीं माना, शांत रस नहीं माना। तो यहां पर अपन को याद करना है कि महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है, महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है, ये आपको बताना है। सौरभ वर्मा जी बताइए, महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है, सेवाग्राम लिपि से, देवनागरी से, रोमन से, या फिर ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न क्रमांक 90, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और यहां पर बहुत ही बढ़िया पूछा गया कि महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है, और 90 में आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर इनका सेवाग्राम लिपि से। ये नंबर सेवाग्राम लिपि आपका राइट आंसर, वेरी गुड। चा छा जा झा उदाहरण है, ये काय के उदाहरण है, बताएं काय के उदाहरण, स्पर्शी व्यंजन के, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के, या फिर अंतस्थ व्यंजन के। चा छा जा झा ये क्या है 91 का, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया है। तो ये कौन से व्यंजन है 91, बताएं। चा छा जा झा ये कौन से उदाहरण है 91 में, बहुत बढ़िया आंसर, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के ये उदाहरण है। ये दोस्तों 91 का बी नंबर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एक 2000 प्रश्नों की पीडीएफ वाला कोर्स लॉन्च किया गया है, उसमें 2000 क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, और एक कोर्स का पीडीएफ का प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। ये मात्र 499 का लॉन्च किया गया 2000 क्वेश्चन का, ठीक है। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, 92 का आंसर बताना है। ए आई, ए आई, ए आई, तो बताइए क्या है सही आंसर, ए आई। इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, प्रश्न क्रमांक 92 का आंसर आपको चयन करना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेट के लिए भी है सुरेश जी, ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, और आपको पता है कि सर एक कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। राइट आंसर, दिए गए शब्द के लिखित रूपों में शुद्ध रूप बताइए। शुद्ध रूप क्या है, रचयिता कैसा लिखा जाता है दोस्तों, बताएं। प्रश्न क्रमांक 93 में लाइक कर दो एक बार सभी साथी, और बने रहें इसी प्रकार से दोस्तों, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने मित्रों तक, और आगे बढ़ते रहें हमारे सभी साथी। जिन भी साथियों को दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में एडमिशन लेना है वो ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस का। 93 का आंसर आपसे पूछा गया है, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर रचयिता लिखा जाता है, रचयिता, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। शब्द शुद्धि पर भी आप लोग जोड़ दीजिए, शब्द शुद्धि के बहुत सारे प्रश्न आप लोग गलत करके आए हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन पर भी आपको जोर देना है, ठीक है। इन पर सभी लोग जोड़ दीजिए, इनका अध्ययन करिए। हिंदी साहित्य का ऐप आप सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हो,
ये हिंदी साहित्य का ऐप आपके लिए, हिंदी साहित्य के लिए, स्पेशल हिंदी साहित्य के लिए बनाया गया दोस्तों। साथ ही हिंदी साहित्य का अगर आप दोस्तों 1200 में 12 महीने निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं कि हम रेगुलर अध्ययन करें, तो ये 1200 में 12 महीने तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड के लिए 1200 में दोस्तों हिंदी साहित्य का एडमिशन आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। ये हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, इसमें आपको एडमिशन लेना है 1200 में। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल की, तो ये 750 में आपके लिए, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो रंजना जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अनुराग जी, अनुराग, वीरेंद्र जी, बीनू, रश्मि जी, श्वेता, सरोज जी, राधिका, उदय, रीता जी, बीनू पांडे जी, रश्मि पाठक जी, सभी साथियों के लिए दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत अच्छे से दोस्तों प्रेम भाव से दीपक जलाएं, ठीक है, एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से दोस्तों हम त्योहारों को मनाने का प्रयास करें, ठीक है। और लोकेश जी, ज्ञानेश जी, जिज्ञांशु जी, रीता जी, शाम पंडित जी, बीनू जी, अनीता, कमलदीप जी, सागर, समर जी, बहुत बढ़िया, पिंकी मिश्रा जी, पिंकी जी जल्दी से बताएं यहाँ पर। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ जाएं। नीतू गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, ममता वर्मा जी, दोस्तों आपको जुड़े रहना है, यथावत तैयारी करते रहना है, यथावत निरंतर अध्ययन से ही दोस्तों आपका अभ्यास बहुत स्ट्रांग होता है। और जब आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो फिर डर काहे का, चले गए थानेदार अब डर काहे का। जय, ठीक है। जाहिद अली जी, शालिनी, अनीता कुरैशी जी, सरोज मोहित जी, रेखा जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बबीता भारती जी, आपको दोस्तों हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करते हुए पंजाब मास्टर कैडर के लिए आप कोर्स में एडमिशन ले सकती हैं। सुनीता जी, बिल्कुल पंजाब मास्टर कैडर के लिए जल्दी आने वाला है पंजाब मास्टर कैडर भी, तो तैयारी शुरू कर दें मास्टर कैडर वाले हमारे साथी भी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब चुनाव होता है तो परीक्षा आ ही जाती है। यूपी में देखो टीजीटी पीजीटी हो गया, जूनियर सुपर टेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी, जूनियर सुपर टेट, जीआईसी हो गया, अब एलटी ग्रेड का चल रहा है, सुपर टेट का चल रहा है, टेट का चल रहा है, तो परीक्षाओं की भरमार है। ऐसे ही पंजाब में भी भरमार होने वाली है, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, कल्पना, शांति जी, तो पंजाब मास्टर कैडर वाले भी हमारे जितने साथी हैं वो दोस्तों एडमिशन लें और अपनी तैयारी को जारी रख दें, निरंतर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी साथियों के लिए। जय हिंद।